प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध की इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम पिछले व्याख्यान में प्रारंभ किए गए प्रयोगवाद पर ही अपनी बात को आगे जारी रखेंगे और जारी रखते हुए हम प्रयोगवाद की पृष्ठभूमि और उसके साथ साथ जो परिस्थितियां थी उस समय की, उन पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि प्रगतिवाद छायावाद के बाद आया और उसकी कमियों को दूर करने के लिए आया या उसके विरोध में आया, और तत्पश्चात 1943 में हम कह सकते हैं कि तार सप्तक के आने से प्रगतिवाद की जो धारा थी उसमें एक विशेष परिवर्तन आया और उस परिवर्तन के फलस्वरूप जो साहित्य हमारे सामने आने लगा उसे हमने प्रयोगवाद का नाम दिया या प्रयोगवादी काव्य का नाम दिया। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रयोगवादी साहित्य पर इन प्रगतिवादी और छायावादी काव्य का अत्यधिक असर रहा और उसने इस प्रयोगवादी साहित्य को प्रभावित किया। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि परिस्थितियों के फलस्वरूप जो साहित्य का स्वरूप बदलता है, तो उस परिस्थिति में जो पूर्व का साहित्य होता है उस पूर्व के साहित्य का असर नए वाले साहित्य पर हुए बिना नहीं रह सकता, या हम ये भी कह सकते हैं कि पुराने साहित्य के बिना नए साहित्य का विकास हो ही नहीं सकता। वो नींव का कार्य पुराना साहित्य ही करता है। हाँ, अब हम कह सकते हैं कि इनमें जो प्रयोगवादी कविताएं थी या प्रयोगवादी जो साहित्य इस समय आ रहा था उसमें कुछ नई प्रवृत्तियों का जन्म हुआ, उत्पन्न हुई, और उसी को हमने प्रयोगवाद का नाम दिया। और ये समय लगभग जो द्वितीय महायुद्ध था उसके आसपास का है। तो हम कह सकते हैं कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात का जो समय था उसके कारण समाज पर और संस्कृति पर जो प्रभाव पड़ा या सामाजिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि हमारी थी उसका प्रभाव इस साहित्य पर रहा, और उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये भारत की संस्कृति का, भारतीय समाज का ही उस पर प्रभाव नहीं था, बल्कि यूरोप का जो उस समय परिदृश्य था, जो पृष्ठभूमि थी, उसका प्रभाव भी इस साहित्य पर पड़ा। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से सिर्फ भारत ही प्रभावित नहीं हुआ था, बल्कि यूरोप की भूमि भी काफ़ी अधिक प्रभावित हुई थी, क्योंकि मूलतः यह विश्व युद्ध यूरोप में ही शुरू हुआ था, यूरोप में ही लड़ा गया था। तो वहाँ की काव्य धारा में इस विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ा और वहाँ भी अनेक जो धाराएं हैं वो उत्पन्न हुई, जैसे अस्तित्ववादी जो धारा है काव्य की, अति यथार्थवादी जो धारा है, मनोविश्लेषणवादी जो धारा है, इस तरह से कई धाराएं पश्चिम में प्रारंभ हुई और उनका प्रभाव इस प्रयोगवादी साहित्य पर भारत में रहा। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि लोग ये कह दें कि भाई ये तो पूरी तरह पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित है। ऐसा नहीं था, बल्कि उनसे प्रभावित होते हुए भी इस प्रयोगवादी साहित्य ने एक नवीन प्रवृत्ति को जन्म दिया और उस पर हमारी भारतीय सांस्कृतिक, सामाजिक और साहित्यिक जो परिस्थितियां थी उनका प्रभाव रहा और उनके प्रभाव से ही उसका अंकुरण हुआ। ये तो थी इसकी पृष्ठभूमि। अब आते हैं विविध परिस्थितियां। हम परिस्थितियों में किन किन परिस्थितियों को ले सकते हैं जो इसको प्रभावित करती रही हैं,
तो हम पहली जो परिस्थितियाँ होती है वो है ले सकते हैं राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ, दूसरी हम ले सकते हैं सामाजिक परिस्थितियाँ, तीसरी हम ले सकते हैं साहित्यिक परिस्थितियाँ। तो सांस्कृतिक परिस्थितियाँ जो है वो सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत ही आ जाती है। संस्कृति समाज से हट करके नहीं होती है। वैसे तो राजनीति भी समाज से हट करके नहीं होती, लेकिन वो एक विशेष परिस्थितियों में, या हम बढ़ाना चाहें एक बिंदु तो उसको सांस्कृतिक जो परिस्थितियां हैं उसके रूप में अलग से भी विवरण उसका दे सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम प्रयोगवादी काव्य जब अपने को अंकुरित कर रहा था तो भारत की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी, या पूरे विश्व की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी। हम स्पष्टतः कह सकते हैं कि इस समय देश की चाहे आर्थिक परिस्थिति हो चाहे राजनीतिक परिस्थिति हो, दोनों ही काफी जटिल थी। भारत सीधा विश्व युद्ध में नहीं था, लेकिन चूंकि ब्रिटेन उसमें शामिल हो गया था तो भारत भी उसमें शामिल हुआ, उसका प्रभाव भारत पे पड़े बिना नहीं रहा। और ये प्रभाव साहित्यकार पे नहीं पड़े ऐसा संभव नहीं था। और इंग्लैंड उस युद्ध में पूरी तरह से सीधा जुड़ा हुआ था, तो निश्चित रूप से युद्ध और युद्ध के पश्चात की जो परिस्थितियां होती है वो एक निराशा पैदा करती है, वो एक अराजकता पैदा करती है, वो एक निराशा का भाव पैदा करती है और अर्थव्यवस्था को तोड़ती है। तो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था भी इस विश्व युद्ध के कारण काफी पिछड़ गई थी। तो वो कहां से पूर्ति करेगा? जो उपनिवेश देश थे उनसे। तो भारत का आर्थिक शोषण उस समय प्रारंभ हो गया था, और यदि आर्थिक शोषण हो रहा है तो राजनीति में परिवर्तन आए बिना नहीं रहता, राजनीतिक शोषण भी होगा ही होगा। तो इसके कारण से भारतीय समाज में जो परिस्थिति जन्य विषमता पैदा हो गई थी, पीड़ा होती थी, अवसाद जो पैदा हो गया था, पराजय और निराशा के जो भाव पैदा हो गए थे, वो भाव इस प्रकार के जो प्रयोगवादी साहित्यकार थे उनमें भी आने लग गए थे। ऐसा एक वर्ग था। और इसका दूसरा भी एक वर्ग था जो सिर्फ निराशा की तरफ ही नहीं चल रहा था, बल्कि वो रचनात्मकता की तरफ भी जा रहा था। लेकिन इन परिस्थितियों में आम व्यक्ति भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था, मजबूर महसूस कर रहा था, तो कवि पर भी वो प्रभाव आए बिना नहीं रहा। और एक कारण और हो गया था, चूंकि जब निराशा समाज में फैली होती है तो साहित्यकार को ऐसा लगता है कि वो समाज से कट गया है। और इस समय के कवियों को भी ये लगने लगा कि वह समाज से कट चुका है। और जब समाज से कटाव महसूस होता है तो व्यक्ति, और चाहे साहित्यकार भी तो व्यक्ति ही है, उसको भी लगने लग गया कि वो एक प्रकार से असहाय हो गया है। तो जब इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती है तो वो कोई ना कोई संतोषप्रद या ऐसी विषय वस्तु की तरफ अपना ध्यान देता है जो कि उसको उस निराशा से बाहर निकाल सके, और वह इस कोशिश में लग गया। क्योंकि 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, और मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, उसके कारण बेरोजगारी भी बढ़ गई थी, महंगाई भी बढ़ गई थी, और साम्राज्यवाद इंग्लैंड का था ही, तो उस कमी की पूर्ति, उस पैसे को जो कि युद्ध में उनको चाहिए था, वो भारत से खींचने लगा। तो भारतीय जनता और इंग्लैंड का जो साम्राज्यवादी सरकार थी, ये मान लीजिए,
उसमें आपस में संघर्ष जो है वो काफ़ी बढ़ता गया। और जब संघर्ष बढ़ता है तो निश्चित रूप से हड़ताल होती है तो सरकार का दमन चक्र भी बढ़ता है। तो ऐसी स्थितियां जब आती है तो किसी भी देश का, चाहे समाज हो, चाहे धर्म हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे इनसे जो जुड़ी हुई इनकी इकाइयां हैं, मनुष्य, व्यक्ति, उन सब की स्थितियां बदलती है और उन सब के मन में कोई न कोई नए नए प्रश्न आते रहते हैं। क्यों? परिस्थितियां जटिल हो जाती हैं। जीवन जीने के लिए मार्ग चाहिए, उस मार्ग को, अच्छा जीवन जीने के लिए एक रास्ता चाहिए, उसको पाने के लिए प्रश्न हर व्यक्ति के मन में उठते हैं। ये नए प्रश्न उस समय उठ रहे थे समाज में, तो कभी वो समाज से अछूता नहीं रहता है। नए परिप्रेक्ष्य पैदा हुए, नए मूल्य उत्पन्न हुए या नए रूप मूल्यों ने ले लिए, और परिस्थितियों के जो नए नए सत्य थे वो भी साहित्यकार के सामने आकर खड़े हुए। जनता त्रस्त थी, जनता पस्त थी, जनता पीड़ित थी। यह एक सत्य था और कटु सत्य था, और उस सत्य का साक्षात्कार उस समय के कवि को भी हुआ, और वो उस कवि ने इन चीज़ों को अपने साहित्य में उतारा। क्योंकि कवि उन परिस्थितियों से उदासीन नहीं रह सकता। वो एक विभीषिका थी, उस विभीषिका से कवि कभी भी उदासीन नहीं रह सकता। वह खाली जो पूर्व में छायावादी काव्य में था उस तरह से कल्पना में विचरण नहीं कर सकता। प्रगतिवादियों ने जो आदर्श पैदा किए थे, खाली उन आदर्शों पे वो कवि नहीं चल सकता। उसको जो है उस समाज में, उस समय के लोक में विचरण करना होता है, उस लोक के साथ सामंजस्य करके चलना होता है। और ऐसा ही इस युग के कवियों ने किया। तो इस जलते हुए युग में, विश्व युद्ध के कारण पूरा विश्व जल रहा था, लोगों के मन में भी कुंठा पैदा हुई, कवियों के मन में भी कुंठा पैदा हुई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उस समय का जीवन जटिलताओं से घिर गया था, और जब जटिलताओं से घिरता है तो समस्याएं आती ही आती है समाज में। और विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध हम लोग संघर्ष कर रहे थे, वो संघर्ष और अधिक बढ़ गया, और वह संघर्ष साहित्यकारों में भी हमको उस साहित्य में दिखाई देता है। और उन्होंने जनता के पक्ष में खड़े होकर के अपनी बात को रखना प्रारंभ कर दिया था, और इस आंदोलन को सुदृढ़ बनाने में वो अपना योगदान भी दे रहे थे। तो प्रयोगवादी कविताओं में भी हमें इन परिस्थितियों का प्रभाव दिखाई दे जाता है। तो दोनों तरह की परिस्थितियां हमको इस साहित्य में प्रभाव, जो उस समय की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां थी, उनका दिखाई दे जाता है। जैसे विश्व युद्ध था तो उसमें लोगों में निश्चित तौर पे, और हम गुलाम भी थे इंग्लैंड के, तो जो निराशा के भाव हैं वो हमारे में स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं, साहित्य में भी हमको दिखाई देते हैं। एक पराजय का भाव दिखाई देता है, उसके कारण मन में जो खिन्नता पैदा होती है वो खिन्नता भी हमारे मन में दिखाई देती है, अवसाद भी हम लोगों को घेरे रहता था, तो कवि भी उनसे बचा हुआ नहीं था। तो ये प्रभाव इस समय की कविताओं में आया और ये हमको दिखाई भी देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस समय के काव्य में मात्र निराशा ही थी, बल्कि इन्होंने इस निराशा से निकलने के लिए नए नए प्रयोग किए। तो हम ये प्रयोग जो शब्द काम में आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि ये प्रभाव किसका था? उन परिस्थितियों का था, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों का था, कि साहित्य में भी नए नए प्रयोग हो रहे थे, ताकि जिन बातों को, जिन परिवर्तनों को पूर्व का साहित्य नहीं ले पा रहा था, आधुनिक वर्तमान जो साहित्य जिसे हम प्रयोगवादी साहित्य कहते हैं, वो इसको ले सके, और यह इसमें सफल भी हुआ। अब अगली जो परिस्थिति आती है वो है सामाजिक परिस्थिति। ये कैसी रही? तो हम समझ सकते हैं कि जब राजनीतिक परिस्थितियां जटिल थी
आर्थिक परिस्थितियां जटिल हो गई थी, तो सामाजिक परिस्थितियां भी जटिल रहेंगी। समाज में दो वर्ग तो थे ही, एक जो अंग्रेजों के साथ चलता था, जो आगे बढ़ा हुआ था, एक जो आम जनता थी वो। तो ये परिस्थितियां थी। तो प्रगतिवाद ने जो परिस्थितियां बनाई थी, और उसमें विशेषतः जो बात थी, उसने समाज को आगे रखा, व्यक्ति को पीछे रखा। प्रगतिवाद में समाज प्रथम था, व्यक्ति उसके बाद था, या ये मान लीजिए कहीं था ही नहीं। यदि साम्यवादी का प्रभाव ज़्यादा है तो वहाँ बिल्कुल नदारद हो जाता था। तो प्रगतिवादियों के साहित्य के केंद्र में जहाँ समाज था, वहाँ प्रयोगवादियों के केंद्र में व्यक्ति भी रहा। ऐसा नहीं है कि खाली समाज, और ये भी नहीं है कि उन्होंने समाज को बिल्कुल छोड़ दिया। समाज इनके भी साहित्य में रहा, क्योंकि व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग अपना स्थान नहीं रख सकते। तो इस समय का कवि उस समय की सामाजिक तो परिस्थितियां थी हमारी, जैसे उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त था, उसमें अनैतिकताएं व्याप्त थी, उस समय की जो एक अनाचार जो व्याप्त था, ये मान लीजिए कि जो हम कह सकते हैं कि कुंठाएं थी, या समाज में जो अंधविश्वास जो फैला हुआ था, उन सब के प्रति इस कवि के मन में एक भाव था, और वो भाव इस समय के साहित्य में प्रयोगवादी साहित्य के रूप में हमारे सामने आया। और निश्चित रूप से जब इस तरह की परिस्थितियां होती है तो द्वंद्व आता है, और वो द्वंद्व प्रयोगवादी साहित्य में हमको मिल जाता है। ये द्वंद्वात्मक जो संवेदनाएं हैं वो इस साहित्य में हमको मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की परिस्थितियां जो हमारे समाज की थी, उनको इन्होंने लिया। इसके साथ साथ जो यूरोपीय समाज के कारण, या यूरोप में समाज की जो परिस्थितियां थी उसके कारण जो अस्तित्ववाद पैदा हुआ, और उससे प्रभावित साहित्य जो था, जैसे काफका का जो अस्तित्ववाद है, उसकी हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं, उसका नाम ले सकते हैं। तो उसके बारे में भी एक विद्वान ने जो बात कही थी, वो कहती, परिस्थितियों की अगम्य शक्ति के समक्ष नितांत नपुंसक जो दृष्टिकोण है या मनोदशा होती है, वो इन रचनाओं में मिलती है। ये परिस्थितियां थी, वो बेहद जटिल हो गई थी, और समाज, मनुष्य ये समझने लग गया था कि जैसा है वैसा चलने दो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो यूरोप में आई थी वो इस साहित्य में भी हमको दिखाई देती है, लेकिन पूरी तरह से इसमें यूरोप की जो अस्तित्ववादी जो विचारधारा थी उसको इस साहित्य ने नहीं लिया। तो हम कह सकते हैं कि जो तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियां भारत और विश्व में थी, उनका प्रभाव प्रयोगवादी साहित्य पर पड़ा। अब आते हैं तीसरी परिस्थिति पर, उसे हम साहित्यिक परिस्थितियां कह सकते हैं। तो हम जानते हैं कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों के अलावा साहित्यिक परिस्थितियां भी होती है, हालांकि वो प्रभावित उनसे ही होती है, चलती है पहले से जो चल रहा है उसके। तो प्रयोगवादी जो साहित्य था उसको भी प्रेरणा इनसे मिली, और इसके साथ साथ उस समय की जो समकालीन काव्य धाराएं थी और उससे पूर्व की जो काव्य धाराएं थी, उनका प्रभाव भी इस पर पड़ा। जैसे प्रगतिवादियों का जो आदर्शवाद था, उसका इन्होंने पीछा छुड़वा करके और विरोध किया। इसी तरह से छायावादियों का जो वायवीय एक वातावरण था, और जो सूक्ष्म अभिव्यंजना थी जिसने कि प्रायोगिक रूप से उसको समाज से दूर कर दिया था, उस चीज का भी इन्होंने विरोध किया कि समाज से कटके खाली कल्पना लोक में विचरण करके साहित्य लिखा जाना संभव नहीं है तो उसको हम अच्छा साहित्य कतई तौर पर नहीं कह सकते। लेकिन इसमें एक बात आई
कि सामाजिक समस्याओं की तरफ ध्यान इन लोगों का कम गया, वस्तु विशेष की तरफ ध्यान इनका कम गया, इन्होंने शैली विशेष की तरफ ध्यान ज़्यादा दिया। वस्तु विशेष की तरफ न दे करके शैली विशेष की तरफ ध्यान अधिक दिया, और उसी का ही इन्होंने जो पूर्व में चल रही थी विरोध किया। इसमें भाषा भी आ जाती है, छंद भी आ जाते हैं, अलंकार भी आ जाते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में इन्होंने पूर्व की शैलियों का विरोध करते हुए, पूर्व की बातों का विरोध करते हुए नवीन प्रयोग किए। अब तो एक विद्वान जो शिव कुमार हुए हैं, शिव कुमार मिश्र, वो तो स्पष्ट कहते हैं कि ये लोग वस्तु तत्व की अपेक्षा शैली और शिल्प की तत्व की तरफ अधिक ध्यान, इनका ध्यान अधिक रूप केंद्रित रहा। और ये जो तर्क दिया, इसी कारण से इन्होंने नए तर्कों का प्रयोग किया, नए रूपकों का प्रयोग किया, नए प्रतीकों का प्रयोग किया। लेकिन इसमें इतना कुछ नया होते हुए भी इन्होंने जो भारतीय काव्य का जो मूल रूप था, उस मूल रूप को विकृत नहीं होने दिया। आमतौर पर जब नए की तरफ हम भागते हैं, दौड़ते हैं, तो पुराना भी हमारा विकृत हो जाता है। नया तो पता नहीं कब अच्छा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन पुराना जरूर विकृत हो जाता है। लेकिन इन्होंने उसको विकृत नहीं होने दिया। भारतीय साहित्य का जो स्वरूप था, वो स्वरूप इसमें बना रहा। और इसके साथ साथ इन्होंने उस साहित्य को निर्जीव नहीं होने दिया, निष्क्रिय नहीं होने दिया। इन्होंने अपने साहित्य में एक सजीवता बनाए रखी। उदासीनता की तरफ ये साहित्य नहीं ले गया, जड़ता की तरफ ये साहित्य नहीं ले गया। प्रयोगवादी कवियों की इस मामले में कई बार लोगों ने विरोध भी किया कि आपने शैली की तरफ, शिल्प की तरफ अधिक ध्यान दिया, बाकी जो वस्तु है या भाव है, भाव तत्व की तरफ ध्यान इनका नहीं गया। लेकिन इन सब के होते हुए भी ये प्रयोगवादी जो हमारी काव्य धारा थी, उसका महत्व हम नकार नहीं सकते। और हम कह सकते हैं कि काव्य जो प्रयोगवादी काव्य धारा हमारे हिंदी साहित्य में प्रारंभ हुई, उसमें उस समय की आर्थिक परिस्थितियों का, राजनीतिक परिस्थितियों का, सामाजिक परिस्थितियों का, साहित्यिक परिस्थितियों का, और उसके साथ साथ उसके पूर्व में जो कुछ साहित्यिक धाराएं चल रही थी, उनका भी इस पर प्रभाव पड़ा। और उन्हीं से इसने, प्रयोगवादी साहित्य ने प्रेरणा ली और भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। तो ये हो गया हमारा आज का जो प्रयोगवादी जो काव्य था, उसकी पृष्ठभूमि और उस समय की परिस्थितियाँ और उनका इस पर प्रभाव। इसके साथ ही हम आज के इस अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।